हेलो 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 व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर अभी तो शाम हो रही है, आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलने से ना एनर्जी आ जाती है। ठीक है, सुबह हो गई मामू। आकाश, तने, मिष्टी, मानसी, आई होप माई ऑडियो वीडियो इज ऑल गुड। सब एकदम चंगा सी। ऑल राइट, यस सर, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। सो इंट स्टार्स, जिस वीडियो का था आपको इंतजार वो लेके आ गए हूं आपके साथ। सीए इंटर ऑडिट आरटीपी जैन 26 के जितने भी न्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी न्यू क्वेश्चंस हैं सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सर कितने क्वेश्चन हैं? गिन के 4 क्वेश्चन है, ठीक है। गिन के 4 नए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जो आईसीएन इस आरटीपी में डाले, तो वो हम क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करके चलेंगे। सर एक बात बताओ, जो एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, नए नए एमसीक्यू, वो कहाँ मिलेंगे हमको? एमसीक्यू के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो जो आप इस चैनल पे आए हो, यूट्यूब चैनल पे, यहीं पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीए इंटर ऑडिट आरटीपी एमटीपी प्लेलिस्ट। उसी प्लेलिस्ट में मैंने एमसीक्यू वाली वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप उस एमसीक्यू केस सिनेरियो वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है सर। अब सर ये जो आप सेशन में रेफर करोगे पीडीएफ, ठीक है, जिसमें आपने न्यू क्वेश्चंस को हमको दिया है, ठीक है, ये पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी। अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फाइल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी बच्चा यहाँ पे स्पैमिंग ना करे, ठीक है, मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे 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 यहाँ से भैया उसको हटाना पड़ेगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, न्यू बैचेस की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको bbvirtuals.com से मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर, ग्रेट सर। अब आ जाओ सर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, सारे के सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दो, रेडी, ठीक है। टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी, फिर लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। राधे राधे जतिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। लेट्स लर्न विद फन। सबसे पहले सर हमारा जो क्वेश्चन 1 है, हमने चैप्टर 1 का उठाया, लास्ट लाइन पढ़ो। कैन द ऑडिटर गिव अ कंप्लीट अश्योरेंस? कैन द ऑडिटर गिव अ गारंटी इन द अबव सिचुएशन? डिस्कस विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, क्योंकि इसने कहा अबव सिचुएशन के कंटेक्स्ट में बताना, तो आओ क्वेश्चन पढ़े। Mickey and Associates CAs were appointed as the auditor of STI Limited, which is a textile manufacturing company for financial year 24-25. ठीक है सर। Management of the company discussed with newly appointed auditor that company is suffering a lot of losses for the last few years. And also directors are suspecting that accounts are not properly maintained and they might contain some errors and fraud. So in the given situation, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड ऑडिटर कि भैया जब इतने चांसेस है एरर और फ्रॉड के, तुम हमको दे दो कंप्लीट अश्योरेंस या गारंटी अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या ऑडिटर दे सकता है? ऑप्शन ए कंप्लीट गारंटी, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, या फिर सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, क्या दे सकता है? Auditor cannot give a absolute assurance, he can only give रीजनेबल अश्योरेंस। तो सर इसने आपसे इसी बारे में पूछा है कि आप मुझे बताओ आंसर विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब हमने पढ़ा है ऐसे 200 में। आ जाओ क्विकली रिवाइज करते हैं। सो ऐसे 210 हमको सिखाता है क्या? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं उइया, एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज कासा। अब सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। सर रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। नाउ दिस मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जब रीजनेबल अश्योरेंस बन जाती है तो हम क्या बना लेते हैं? सर हम बना लेते हैं अपना ओपिनियन। सर ओपिनियन किस चीज को लेके? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं किसके हिसाब से?
एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। अरे भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो किसके हिसाब से बने हैं? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो अगला पॉइंट आप ये लिखते हो, ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अच्छा, जब मैंने ओपिनियन बना लिया तो क्या ओपिनियन घर ले जाऊं या रिपोर्ट कर जाऊं? भैया रिपोर्ट कर जाना। सो रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये तीन बातें समझ में आई? बोलो ना, बोलो ना। समझ गए सर? तो ये तीन बातें हमको लिखनी है। अब सर आईसीआई आपको ये क्वेश्चन देता है 5 नंबर का, तो क्या इतना लिखना काफी है? मैंने कहा नहीं। जब हमने करी क्लासेस किसके साथ? शुभम सर के साथ। तो शुभम सर ने आपको ये तो लिखवाया ही था, साथ ही साथ क्या ये मामला भी लिखवाया था? हाँ सर, एनालिसिस भी लिखवाया था। ये भी बताया था कि एनालिसिस कोई तगड़म पगड़म चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। आ जाओ वापस रिवाइज करते हैं एनालिसिस कैसे करना है। तो सबसे पहले आप 4 चीजें पकड़ लो, रीजनेबल एश्योरेंस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओपिनियन और रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन्हीं 4 चीजों को हम एनालिसिस वाले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अभी चैट बॉक्स में कोई कुछ नहीं लिखेगा, जब मैं आपसे बात पूछूंगा तभी आप जवाब दोगे। डील डन? डन सर। सबसे पहले बताओ व्हाट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस। तो आप बोलो रीजनेबल एश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज अ गारंटी या कंप्लीट एश्योरेंस, जबकि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? हाई, डू विद मी, हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया? हाँ सर। दूसरा पॉइंट आप बताओ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट मिसस्टेटमेंट्स कैन बी ड्यू टू एरर और फ्रॉड, और हमको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। दूसरा पॉइंट भी हो गया? हाँ सर। तीसरा ओपिनियन। ओपिनियन के बारे में कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि जब रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाती है, we can form the opinion that financials are prepared in all material respects as per applicable FRF। सर ये तो वही लाइन है जो ऊपर लिखी थी। हाँ, that opinion that financials are prepared in all material respects as per applicable FRF, वही लाइन आप रिपीट कर दो। एंड आखिरी में सेम टू सेम चीज, ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड एज पर एसेज। अब आ जाओ एक बार आईसीआई का एनालिसिस में आपको रीड करा देता हूं क्या लिखा है। क्या इन्होंने भी सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस की बात की? हाँ सर। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब बताओ। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट क्या होती है? कंप्लीट एश्योरेंस या गारंटी दैट फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाउएवर रीजनेबल एश्योरेंस कोई गारंटी नहीं है, बस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद इस पैराग्राफ को अभी छुड़वा रहा हूं, नीचे आ जाओ, ठीक है? नीचे आ जाओ, मिस स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। मिस स्टेटमेंट्स कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है? उसके बाद हमको बस रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए दैट फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्या यहां पे मटीरियलिटी डिफाइन करनी है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। डू वी नीड टू डिफाइन द मटीरियलिटी? सेम चीज मैंने क्लास में भी लिखवाई थी। क्या मटीरियलिटी डिफाइन करनी है? नहीं सर, वही करेंगे जो वो हमको करती है, इग्नोर। तो यहां पे आप भी मटीरियलिटी डिफाइन मत करना, इग्नोर कर देना। इसके बाद बस इतना बोलना, रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी तो हम अपना ओपिनियन दे पाएंगे। फाइनेंशियल्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ एंड दिस ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड एज पर एसए। सो इट कैन बी कंक्लूडेड ऑडिटर कैन प्रोवाइड रीजनेबल बट नॉट अ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अरे क्लियर है बॉस? यस सर। अच्छा, बिना चीटिंग करे पहले मुझे बताओ, मालिक रीजनेबल एश्योरेंस मिलती कैसे है? क्या हवा में से टपकती है या उसके लिए कुछ एविडेंस लेना पड़ता है? सर उसके लिए लेना पड़ता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस करने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं? भरतनाट्यम नहीं, ऑडिट प्रोसीजर। तो पहले हम परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर, उससे मिलता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, उस पे ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन। क्या ये ऑडिट की साइकिल सबको याद है? हाँ सर, यही साइकिल इन्होंने यहां लिखी है। देखो क्या कहता है, हम अपना ऑडिट करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मतलब है 3 चीजें एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर, इसको करके क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस, ठीक है? उसके बेसिस पे क्या निकालोगे? कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन के बेसिस पे निकालेंगे ओपिनियन। यानी सिर्फ इस क्वेश्चन में एडिशनल चीज जो आईसीआई ने लिखी है वो है ऑडिट की साइकिल। साइकिल का क्या मतलब है? एक बार और, प्रोसीजर, प्रोसीजर से एविडेंस, एविडेंस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन पे ओपिनियन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन की लर्निंग क्या है?
लर्निंग ये है, जब भी आई से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा केस स्टडी बेस्ड, और वो आपसे बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करो इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, तो आपने सिर्फ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिख के नहीं आ जाना, उसका एनालिसिस वाला पार्ट भी करके आना है। क्या ये बेसिक सा पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को हटा के ऐसा लिखूं, वाई द ऑडिटर कांट गिव गारंटी, वाई द ऑडिटर कैंट गिव गारंटी, इसका आंसर क्या लिखोगे? हम गारंटी क्यों नहीं दे सकते, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? इसका आंसर क्या आएगा? सत्यजीत, अकाउंट्स, हरून, अक्षा, टेक, सबके लिए ढेर सारी तालियां। सर आंसर आएगा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। फिर आप इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात करोगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट इज नॉट अ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट कॉस्ट, फ्यूचर इवेंट्स, तब फिर आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आओगे। समझ आ रही है? क्यों डिस्कस किया सर आपने ये? क्योंकि भैया केस स्टडी सेम रहेगी, बस क्वेश्चन का लिखने का तरीका बदल जाता है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मांग रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई यू कांट गिव द गारंटी, तो व्हाई का आंसर है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। क्लियर है बोस? यस और नो? यस सर। अब आ जाओ मित्रों, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 SQC1 SA 220। पानी के 2-2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स में रेडी। साथ में क्वेश्चन रीड करेंगे। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन्वॉल्व इन द अबव सिचुएशन। कहता है हमने तुमको पूरा केस स्टडी दे रखा है बाबू। हाँ सर, इस केस स्टडी में तुमको फंडामेंटल प्रिंसिपल पहचानने हैं। पहले कोई बच्चा मुझे बताओ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते क्या थे? व्हाट वर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? ऐसी क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए, जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अरे दीवानो, क्वालिटीज को पहचानो। आ जाओ सर। CA जतिन इज द ऑडिटर ऑफ XYZ फार्मा वेयर हिज ब्रदर इन लॉज पार्टनरशिप फर्म। ये XYZ फार्मा किसकी है? सर इसके साले की फर्म है। हिज फैमिली रिलेशनशिप क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से इस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा है ओवर इस प्रोफेशनल जजमेंट, यहां पे सर क्या आएगा? सर यहां इंपैक्ट हो रही है ऑब्जेक्टिविटी। यहां इंपैक्ट हो रही है क्या? ऑब्जेक्टिविटी। सर ऑब्जेक्टिविटी क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या कहती थी? डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। खुद की बीसी या किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर खुद की बीसी का क्या मतलब है? खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पर्सन। तो क्या मैं कह दूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से इसकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो रही है? हाँ सर। which makes it difficult for him to give an unbiased opinion on the financial statement. अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। In another assignment of tax audit, he is also required to prepare the company's tax return. He fails to check latest provision of income tax which allows major new deduction resulting in the client overpaying the tax. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्लाइंट को ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा, मैं क्लाइंट की सर्विसेज ठीक से नहीं दे पा रहा, तो ये किसकी प्रॉब्लम है? मतलब सर आप नालायक हो। ठीक है, जो बंदा ये सर्विसेज ठीक से नहीं दे पा रहा वो क्या है? नालायक है। नालायक यानी वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो ड्यू केयर से काम नहीं कर रहा, यानी इट इज द प्रॉब्लम ऑफ PCDC, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। वेरी गुड।
इसके बाद कहता है, अगला पॉइंट पकड़ो, जतिन इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग द जीएसटी रिटर्न फॉर वन ऑफ हिज क्लाइंट. क्लाइंट इंस्ट्रक्ट्स हिम टू इंटेंशनली अंडरस्टेट द सेल्स फिगर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी. क्लाइंट कहता है भैया झूठ बोलो, झूठ बोले कौआ काटे. अगर झूठ बोलोगे तो किसकी बैंड बजेगी? इंटीग्रिटी की. इंटीग्रिटी क्या कहती थी? बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट, ट्रू एंड फेयर, नेवर एसोसिएट विद एनी रिपोर्ट्स और रिटर्न्स विच कंटेन मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग, ठीक है, और ओमिशन. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी की बताती हैं. तो अब अगर आप आंसर देखोगे आपको मजा आ जाएगा. एवरीवन प्लीज फोकस. इसके बाद मैं आपसे एक बोनस क्वेश्चन कराऊंगा इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, प्लीज फोकस करो. सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. फिर इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन किया. डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ खुद की बीसी, बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी. वेरी गुड. सेकेंड पार्ट कहता है आपने क्लाइंट को डिडक्शन नहीं बताई जिसने उसने टैक्स ज्यादा दे दिया. इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. अब इसको डिफाइन करो. कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है? सिर्फ अटेन करेंगे या मेंटेन भी करेंगे? सर दोनों. अटेन एंड मेंटेन द नॉलेज एंड स्किल्स, यानी जितनी अमेंडमेंट्स आए वो आपको पता होनी चाहिए. ड्यू केयर का क्या मतलब है? एक्ट डिलीजेंटली. डिलीजेंटली का मतलब है अपना काम स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, ठीक है. केयरफुली काम करो और टाइम पे काम करो. केयरफुली काम करो, टाइम पे काम करो. उसके बाद कहता है जब इसको बोला गया टू अंडरस्टेट द सेल्स फिगर, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रिटी. ये किसकी प्रॉब्लम है? सर ये इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है. फिर इंटीग्रिटी को इन्होंने डिफाइन कर दिया. सर इंटीग्रिटी को कैसे डिफाइन किया? ध्यान से समझना. आई होप सबको आवाज आ रही है. बहुत बढ़िया. दोस्तों प्लीज बोर्ड पे फोकस करते हुए चलो. इंटीग्रिटी को सर कैसे डिफाइन किया? इंटीग्रिटी के बारे में बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का क्या मतलब है? ट्रू एंड फेयर, प्लस नॉट एसोसिएट विद द रिपोर्ट्स. जहां पे सर क्या है? या तो मटीरियली फॉल्स स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट विच इज प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, या फिर ओमिशंस हैं विच लीड टू मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स. क्लियर है बॉस? पक्का? यस सर. 4 में से 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो भी गए. 4 में से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3. कहता है एक्सप्लेन द अबव स्टेज ऑफ ऑडिट प्लानिंग एज कंसिडर्ड बाय एंगेजमेंट पार्टनर. पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. Mikka Associates CAs are appointed as the auditor of B Limited for the first time in financial year 24-25. Before doing the audit, the engagement partner considers integrity. उसने integrity consider करी, plus evaluate the compliance with ethical requirement including independence and send a engagement letter to avoid misunderstanding. बिना चीटिंग करे सारे बच्चे एक बात बताओ, प्लानिंग वाले पार्ट में ये सारी चीजें कहां आती थी? सोचो जरा. ये इंटीग्रिटी वाला पॉइंट तुम कहां कंसीडर करते थे? एथिकल रिक्वायरमेंट कहां कंसीडर करते थे? सर सेकी. याद है सेकी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऐसे 220 में? हाँ सर. अच्छा इंगेजमेंट लेटर वाली बात कहां पढ़ी थी? सर ये पढ़ी थी ऐसे 210 में. ये ऐसे 220 और 210 वाले पॉइंट कहां आते थे? आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं. सबने एकदम सही जवाब बताया. याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी यादों में. यानी पिया का मतलब है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी. जहां पे मैं बोलता था 2 पॉइंट है ऐसे 220 वाले, ठीक है. तीसरा पॉइंट था ऐसे 210 वाला. यहां पे सबसे पहले हम बोलते थे क्या क्या चीजें आप कंसिडर करोगे बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग अ क्लाइंट. दूसरा पॉइंट में आपको बोलता था इसी का सेकंड पॉइंट, सेकी का सेकंड पॉइंट क्या था? एथिकल रिक्वायरमेंट. एंड ऐसे 210 में देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट. कहीं ना कहीं इसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बता दो मित्रों. आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर टू यू? यस सर. अब दोस्तों इसी के बारे में आपने लिखना है. सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है?
परफॉर्मिंग द प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट। अभी अंदर का मामला छोड़ दो, हेडिंग मैच कर लो, मैच हो रही है, हाँ सर। दूसरा पॉइंट, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ये भी मैच हो गया। एंड लास्ट में अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब सर ये अंदर अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ, जब भी क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करते थे तो क्या देखते थे? एक बार थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, तुमको याद आ जाएगा। सर हम कहीं ना कहीं कंसिडर करते थे सेकी। सेकी का क्या मतलब है सर? सेकी का मतलब था सिग्निफिकेंट मैटर्स। कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर एंगेजमेंट वाले। ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म। सी फॉर CCTR, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी हमारी फर्म के पास प्रॉपर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम और रिसोर्सेज होनी चाहिए ऑडिट करने के लिए। अच्छा, ये तो हमारी फर्म वाले पॉइंट हो गए। क्लाइंट के अंदर क्या होनी चाहिए? इंटेग्रिटी। क्लाइंट के अंदर होनी चाहिए इंटीग्रिटी। तो यही पॉइंट्स ICAI ने भी लिखे हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कोई भी इंगेजमेंट को आप एक्सेप्ट और कंटिन्यू करोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। सर क्या इंफॉर्मेशन लेनी है? देखो तुम्हारे वाले पॉइंट तुमको दिख रहे हैं क्या? सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट और प्रीवियस एंगेजमेंट। ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, वो यहां पे कवर हो गया। CCTR, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट टीम। एंड आई फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स एंड मैनेजमेंट। यहां बस एक ही नया पॉइंट है कि अगर ये इनिशियल एंगेजमेंट है, पहली पहली बार है, पहली बार आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट करना है विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्या ये पूरा का पूरा रायता क्लियर है? सर ये तो बड़ा ही आसान था। अच्छा, एथिकल रिक्वायरमेंट में इन्होंने क्या लिखा है? एथिकल रिक्वायरमेंट में ना इन्होंने कोई प्रोफेशनल के बारे में नहीं लिखा। इन्होंने नहीं लिखा कि आपके अंदर होनी चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। यहां इनका मेजर फोकस है इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? सारे बच्चे एक बात बताना, मेरा डिसीजन खुद का डिसीजन होना चाहिए या फिर माय डिसीजन शुड बी सबऑर्डिनेट टू समवंस डिसीजन। एग्जाम्पल देता हूं, अगर इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो क्या मैं कह दूं इंडिया की जो डिसीजन मेकिंग थी वो सबऑर्डिनेट थी टू द ब्रिटिशर्स? यस सर, इट वाज सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिशर्स। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं, आई शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द डिसीजंस ऑफ अ थर्ड पर्सन। खुद का डिसीजन लो। तो यही डेफिनेशन इन्होंने इंडिपेंडेंस की लिखी है। देखो क्या कहता है, इंडिपेंडेंस मींस आपका जो डिसीजन है, आपकी जो जजमेंट है, इट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अनदर पर्सन। किसी और के हिसाब से या किसी और के डायरेक्शन से आपने अपना डिसीजन नहीं लेना। योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द डिसीजन ऑफ एनी थर्ड पर्सन। क्या हम इतना लिख देंगे? हाँ सर। फिर बस इतना ही लिखना है कि आप हमेशा अलर्ट रहो दैट देयर शुड नॉट बी एनी नॉन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। कोई भी एथिकल रिक्वायरमेंट से नॉन कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, शुड देयर बी मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉमन अंडरस्टैंडिंग? कौन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में? मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉमन अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड भूमि, हरुण, इशिता, त्रिशा, शाबाश। सो सर यहां भी यही लिखा है कि हम मैनेजमेंट को एंगेजमेंट लेटर भेजेंगे टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड एनी कंफ्यूजन। क्यों भेजते एंगेजमेंट लेटर? ताकि सारी चीजें क्लियर हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या मैं बोल सकता हूं हेडिंग्स हमको पहले से याद थी? हाँ सर। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं अंदर का मैटर भी ऑलरेडी आता था? हाँ सर। बस आपको मैंने अब ये सिखा दिया कैसे आपने रेलिवेंट बातें अंदर लिखनी है। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी डिस्कस किया क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में डन डन आ डन डन। मजा आ गया सर, ग्रेट। ठीक है, अंदर का जो मैटर है एज इट इज याद नहीं करना, जितना जितना मैंने रेलिवेंट बातें बताई हैं लॉजिकली उतना आप बस फ्रेम करके आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऑसम सर। अब सर लास्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर माय फेवरेट चैप्टर, बैंक ऑडिट।
सर बैंक ऑडिट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट लाइन कहती है डिस्कस। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को करके दोगे तभी मजा आएगा। कहता है वाइल वेरीफाइंग द प्रोविजन फॉर एडवांसेस ऑन अ ब्रांच ऑफ HFC बैंक, CA Mini notices that credit facilities of a term loan to JT Mills have been classified under doubtful assets D2 category. Outstanding balance is 150 lakh, सिक्योरिटी है 100 लाख की, एंड ब्रांच ने प्रोविजन बना रखा है 75 लाख का। तो बताओ प्रोविजन प्रॉपर है या नहीं? सिंपल सी बात है, टोटल लोन 150 लाख, इसमें से सिक्योरिटी कितनी है सर? सिक्योरिटी है 100 लाख की, तो 50 लाख का क्या हो गया? अनसिक्योर्ड। सो मित्रों, जब आपका 50 लाख का लोन अनसिक्योर्ड है और 100 लाख का लोन सिक्योर्ड है, तो दोनों पे कितना % आप यहां पे प्रोविजन बनाओगे? जल्दी से बताओ मुझे, साथ में कैलकुलेट करते हैं। टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। 50 लाख पे कितना % लगेगा? हरून ने सारी लिमिट्स बता दी, कहते हैं 50 लाख पे लगा दो 100%। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये हो गया 50 लाख। 100 लाख पे कितना लगेगा? तो बच्चा कह रहा है 25%। अच्छा, 25% से पहले भी कोई लिमिट होती थी 15% करके? सर हाँ होती थी, एक बार रिवाइज ही करा दो। तो सुनो मेरी बात, जो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट होता है उस पर कितना प्रोविजन बनता है? 15%। फिर आपने डाउटफुल में देखना है जो सिक्योर्ड है अप टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। इसको हम कैसे याद रखते थे? 25 40 100। बोलो मेरे साथ, 25 40 100। अब यहां पे सर क्या है? यहां पे इन्होंने बोला इट इज D2। D2 का मतलब है 25 40, यहां बनेगा 40। ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, बस यहां पे फिगर चेंज करी इन्होंने। तो यहां बन गया 40, तो टोटल बन गया 90 लाख। यहां 90 लैक्स का टोटल प्रोविजन बनना चाहिए। आई थिंक मोस्टली सबने सही बनाया। तो लो जी, आपका आंसर भी ऐसे ऐसे मैच हो गया। आई होप आपको क्लैरिटी है। पहले आपने वर्किंग दिखानी है अनसिक्योर्ड पोर्शन निकालने की, फिर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पे परसेंटेज लगा के प्रोविजन कैलकुलेट करो और बताओ ब्रांच ने क्या सही प्रोविजन बनाया? सर ब्रांच नालायक है, ब्रांच ने शुभम सर से नहीं पढ़ा, ठीक है? तो यहां पे आप बोलो प्रोविजन मेड बाय द ब्रांच इज नॉट प्रॉपर, दे शुड हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 90 लाख इंस्टेड ऑफ 75 lakhs। सर क्या आरटीपी जेन 26 कंप्लीट? हाँ भैया कंप्लीट। जितने नए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे वो मैंने यहां करा दिए। एमसीक्यू केस स्टडी की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है? उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सर जो क्वेश्चन है वो सब रिपीटेड है, तो वो सब रिपीटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इवन रिवीजन वीडियोस में भी मैंने रिवाइज करा रखे, तो उनको वापस से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तभी कहा जाता है अगर आप पहले मेहनत करके चलोगे तो बाद में जिंदगी हमेशा आसान लगती है, ठीक है? तो इसी मोटिवेशन के साथ अच्छे से मेहनत करते रहो। जैसा कि आपको पता है अब थोड़ा बहुत टाइम रह गया फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, ठीक है? सो जस्ट गिव योर बेस्ट। सर कभी कभी ना हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो हमेशा याद रखना 100% जनता का ना पढ़ने का मन नहीं करता, बट कुछ 15-20% बदमाश हो जाते हैं जो अपने मन को मना लेते हैं, किताबें उठा लेते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं, वही पास हो जाते हैं, वही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सर हमें क्या करना है? तुमको वही बदमाश बनना है जो अपने मन को मनाए और पढ़ने बैठ जाए। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि भैया एमटीपी अभी बाकी है, एमटीपी जेन 26 अभी बाकी है। तो एमटीपी जेन 26 के जितने भी नए क्वेश्चंस होंगे मैं क्या करूंगा, एमटीपी 1 और एमटीपी 2 दोनों को कंबाइन करके जितने भी नए क्वेश्चंस होंगे उसका एक ही सेशन आपके साथ ले लूंगा। मोस्टली एक सेशन ही लूंगा, या फिर एमटीपी 1 का एमटीपी 2 का अलग, दैट आई विल सी। एंड देन फिर उस सेशन में आप वो जो नए क्वेश्चन है उनको भी कवर करके चल सकते हो, ठीक है? सो मैं आपके साथ हूं, बस आपने अपना साथ बनाए रखना है और फिर आपके ये एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट मित्रों, आगे बढ़ते रहो। टेंशन लेने का नहीं, स्ट्रेस लेने का नहीं, हमेशा मजे से पढ़ने का, बिकॉज खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।